Namaste dear parents and welcome to our show by Beautiful Kids. So today we have with us Dr. Arpan Kumar and welcome Dr. Arpan. Thank you ma'am. Thank you all the listeners and viewers. So आज हम लोग ना OT से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल मैडम। जैसा कि आपको पता है मैं खुद एक माँ हूँ, एक पेरेंट हूँ, तो मैं सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि किस उम्र तक बच्चों को OT की ज़रूरत पड़ती है और OT का क्या रोल होता है बच्चों की एनर्जी को चैनलाइज करने में और उनकी ग्रोथ। जहाँ तक मैम उम्र का सवाल है तो उम्र का बच्चों की जो थेरेपी है उम्र की कोई सीमा नहीं है। ये बच्चों की सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हर एज में उनके जो गोल्स हैं, उनके जो प्लान्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अगर बच्चे हम 2 साल की बात करें तो हमारा प्राइमरी गोल कुछ और होता है। अगर हम 5 साल के बच्चे की बात करते हैं तो हमारा गोल चेंज हो जाता है। इसी तरह 8 साल 10 साल के बच्चे की गोल्स हमारा अलग होता है कि उनको हमें स्कूल में सेट करना है। और उसी तरह अगर बच्चे 14 साल 15 साल के हो गए तो हमें उसमें टीनेज वाले जो बिहेवियर्स आ रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो ये एज फैक्टर अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पे हमारे गोल्स और प्लान डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि बच्चे की रिक्वायरमेंट्स अलग एज पे अलग अलग चीज़ें होती है। तो सर मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि हर बच्चे का एक इंडिविजुअल प्लान होता है या इंडिविजुअल ग्रोथ चार्ट होता है। सर इसी से रिलेटेड मेरा जो दूसरा सवाल है जो एक माँ होने के नाते अक्सर फेस करते हैं, स्कूलिंग, जो कहीं ना कहीं जब हमारे बच्चे प्ले स्कूल में जब जाते हैं तो हमें स्कूल चूज़ करते समय क्या क्या चीज़ों को सावधानी रखनी है और स्कूल भेजने से पहले हमें अपने बच्चों को कितने समय तक थेरेपी करवाना चाहिए और क्या रोल रहता है। अब जैसे हम स्कूल की बात करते हैं, प्ले स्कूल, डेफिनेटली हमारे बच्चे नॉर्मल बच्चों से कुछ तो पीछे होते हैं। ये पेरेंट्स को अगर एक्सेप्ट हो गई है तो डेफिनेटली हम उस पर मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हमें इतनी जल्दी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए कि हमारा बच्चा 2 साल का हो गया और उसकी बेसिक स्किल्स भी नहीं है और हम स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। स्कूल भेजने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चा हमारा स्कूल में जा रहा है तो सही से वहाँ पर बैठ रहा है कि नहीं, जो उसके फ्रेंड्स हैं उनसे आपस में खेलने, पूरा तो नहीं खेलेगा लेकिन उनके साथ मिलने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, पीयर इंटरेक्शन है कि नहीं, वो जो टीचर बात उनको समझा रही है या बोल रही है तो उस चीज़ों को वो कितना रिएक्ट कर रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और आपने स्कूल भेज दिया तो आपको स्कूल भेजने का बच्चे कोई मतलब नहीं है, जा रहा है लेकिन वहाँ से कोई लर्न करके नहीं आ रहा है। तो सर आप इससे हमें ये समझना चाहिए कि हम जब भी बच्चे के लिए स्कूल चूज़ करें तो हमें पहले बच्चे की ग्रोथ और बच्चे की पर्सनालिटी, जो कह सकते हैं कि बच्चे के गोल्स क्या हैं, उनको ध्यान में रखना बिल्कुल, हमें बेसिक चीज़ों पे पहले काम करनी है। अगर हमारा बच्चे का बेसिक चीज़ें आ गई है तो हम स्कूल की तरफ आगे बढ़ें, तब आपको स्कूल से पूरा फायदा मिल सकता है। अगर हम बेटर कि अगर हम बिल्कुल थेरेपिस्ट के साथ मिल करके काम करें बिल्कुल तो अच्छा है। अभी जो मेरी क्वेरी है और बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारा जो स्पेशल जो हमारा पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है उसमें एक चीज़ बहुत सारे पेरेंट्स पोस्ट करते हैं कि बच्चों को अक्सर हम देखते हैं कि पूरा समय वो सब ठीक चल रहा है और फिर ऑल ऑफ सडन हम देखते हैं कि बच्चों में ग्रोथ चलते 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 एकदम से स्टॉप हो गई और फिर वो बच्चे एकदम से एंगर और बिहेवियरल इश्यूज और ये सब चीज़ें दिखाने लगते हैं। तो सर इसका कारण क्या है? अब देखो इसके बहुत सारे कारण होता है। अगर बच्चा आपका वर्बल है तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता के एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन अगर बच्चा आपका नॉन वर्बल है या पूरी तरह स्पीच नहीं आई है, एक तो उसको जो इन्वायरमेंट से जो भी इनपुट मिल रहे हैं, जो भी कोई कमांड दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक तो उसको समझ में नहीं आ रहा है बहुत सारी चीज़ें, और समझने के बाद बच्चे को कैसे रिएक्ट करना है, कहीं ना कहीं वो चेन हमारी कहीं ना ब्रेक होती है, जिसकी वजह से बच्चे में ये दिक्कत आती है कि वो सामने वाला क्या पूछ रहा है और हमें क्या आंसर देना उनको पता नहीं होता है, या अंदर उनकी कुछ फीलिंग्स चल रही है, लेकिन वो अपने सामने वाले अपने मम्मी पापा जो भी भाई बहन उनको कैसे बताएं। तो अगर वो बता नहीं पाते तो डेफिनेटली बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, कभी गुस्सा करता है, अपने सेल्फ हीटिंग अच्छी जाती है, क्योंकि अपनी जो इमोशंस है, अपनी जो बात है वो कहीं ना कहीं दूसरे को समझा नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन है कि अगर बच्चे में लैंग्वेज अगर आ रही है और या तो बच्चे समझा पा रहा है तो डेफिनेटली वो बिहेवियर नहीं आएंगे, लेकिन अगर लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, उनको उसकी बोलने का तरीका ही नहीं पता कि हम कैसे समझाऊं, तो इरिटेबल बिहेवियर होगी वो। सर जब बच्चा इस तरह का इरिटेबल बिहेवियर अगर दिखाए, जब वो चीज़ नहीं एक्सप्रेस कर पाता है तो वो जैसे अपना हेड को हर्ट हिट करेगा या ऐसे कुछ हैंड क्लैपिंग और इस तरह के, तो उससे हमें ये तो समझ में आता है कि कोई चीज़ है जो उसको पसंद है। ऐसे में पेरेंट या जो
केयर गिवर्स हैं बच्चे के साथ में, उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो उन्हें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा हमारा जो बच्चा है वो सिचुएशन कब आया कि उस तरह के बिहेवियर वो शो करने लगा, या कहीं गया या किसी से मिला या कोई मार्केट में गया, कोई उसको चीज़ें पसंद आ गई और सपोज वो बोलना चाह रहा है कि मुझे चीज़ें चाहिए और वो उसको नहीं मिलती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा। आपने कुछ बात बोली, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं रिएक्ट कैसे करना है, तो भी गुस्सा आ सकता है। ये अंदर अंदर उसको कुछ फीलिंग्स आ रही है, मान लो का कोई स्टमक एक हो रहा है, कहीं पेन हो रहा है, वो बता नहीं पा रहा है, तो डेफिनेटली इस तरह की बिहेवियर आएगी क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। कभी हेड बैंगिंग आ सकता है, कभी हैंड क्लैप कर सकता है, कभी एक्सेसिव जंपिंग कर सकता है। और आजकल जो हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो एक जो क्लाइमेट है ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो मौसम जो चेंज होते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी वाले समय में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हम आप तो एसी चला के इधर उधर घूमकर अपनी जो भी हमारी प्रॉब्लम उसको दूर कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चे एक्सप्रेस ही नहीं करते कि मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है या मुझे बहुत पसीने आ रहे हैं, मैं अंदर से बेचैन हूँ। तो एक बहुत बड़ी वजह नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी ये भी वजह है कि जो मौसम का फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिड मौसम के कारण बच्चों में दिक्कत आती है। सर एक बात जो हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चों की गट हेल्थ सर गट हेल्थ का बच्चों की ग्रोथ और बिहेवियर से क्या मतलब हाउ दिस इज कनेक्टेड? जैसा आपने पहले सुना होगा जैसा तन वैसा मन। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा। अगर हमारे अंदर ही इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, हमें ब्लॉट्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल लेवल को भी वो परेशान करता है वो। तो बेसिकली सर अगर हम बच्चों को मतलब हेल्दी डाइट जो हम कहते हैं बिल्कुल फॉलो करें तो वो भी बच्चों को ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। हेल्प करता है। सर इसी से रिलेटेड मेरा एक और जो क्वेश्चन है अर्ली इंटरवेंशन, कि जितना जल्दी हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं बच्चों की रिकवरी के रेट या रिकवरी चांसेस बहुत उतने ज़्यादा ज़्यादा। हैं। लेकिन फिर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनका डायग्नोसिस बहुत लेट हुआ, लगभग 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, या किसी भी कारण से लोकेशन की वजह से, थेरेपीज में जैसे सर लेट हो गए, तो क्या उन्हें भी थेरेपी का उतना फ़ायदा मिल पाएगा जो बच्चे अभी बड़े हो गए 6-7 साल के? नहीं मैम, अगर हम जितना जल्दी उतना बेहतर वाला कंसेप्ट हर समय काम करता है। अगर बच्चे को हम जितनी जल्दी डिटेक्ट कर पाए और उसके बाद हम जितने उससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स से मिल के उनके एडवाइस को फॉलो करना शुरू किया या हमने थेरेपी प्लान शुरू कर दी, तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट अलग होंगे और जितना हम लेट करेंगे उनकी रिकवरी के चांसेस उतनी कम होते चले जाएंगे। तो जितना जल्दी उतना बेहतर पे काम करें। तो जैसे ही आपके बच्चे के बारे में कुछ भी पता चले कि नॉर्मल बच्चे से हट के कर रहा है, डेफिनेटली आप अपने थेरेपिस्ट से, अपने पेडियाट्रिशियन से अवश्य कंसल्ट करें। ये बात तो सर मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स और सबको अभी पता है कि अर्ली इंटरवेंशन का कितना इम्पोर्टेंट बिल्कुल। तो जैसे सर आप कैटेगरी सुनते हैं कि बच्चा माइल्ड ऑटिज्म है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो सर ये कैटेगरी का क्या मतलब हाउ टू सिग्निफाई ऑल दीज थिंग्स? देखिए ये तो डेफिनेटली है कि जैसे बच्चे में हम कैटेगराइज करते हैं माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या हाई फंक्शनिंग है। तो अगर उनकी सीवियरिटी जितनी कम होगी और हम अगर थेरेपी अच्छे से शुरू करते हैं और अर्ली में शुरू करते हैं तो डेफिनेटली उनके रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बच्चे में अगर सीवियरिटी ही ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम अगर मेहनत भी करेंगे तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि हमारे माइल्ड और हाई फंक्शनिंग बच्चों में मिलता है। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट का वेरी होना ही होना है वो। जब हम एक ऑटिस्टिक या ADHD या इस तरह के मतलब डिफरेंट बच्चे को जब हम बड़ा कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें जैसे हम कह सकते हैं हमारे रूल बुक में होनी चाहिए, वो क्या क्या नियम है? अब जैसे जब भी आप ऑटिज्म बच्चा है, ADHD बच्चा है या कोई भी डिसेबिलिटी का बच्चा है, अगर आप उसको थेरेपी प्लान कर रहे हैं या जो आपके थेरेपिस्ट ने प्लान दिया है तो कोशिश करें कि आप अपने घर के इन्वायरमेंट में और घर की चीज़ों से थेरेपी करना शुरू करें। इससे बहुत बच्चे तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे इस साथ में और आपको वो चीज़ें अरेंज करने में और करने में बहुत ही आसानी होगी। बाद में उसी चीज़ों से आप उनके ADL या डे टू डे एक्टिविटीज़ में करने में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। सर कुछ आप एग्जाम्पल के लिए हमारे पेरेंट्स का साथ शेयर कर सकते हैं, उनके लिए सर क्या कुछ टिप्स आप शेयर कर सकते हैं कि OT से रिलेटेड कि जैसे हम कहते हैं बच्चों के ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, बिल्कुल, इनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? अब जैसे हम छोटे छोटे होम प्लान की बात करें, अगर आपके बच्चे का अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, उसकी हैंड फंक्शंस नहीं है, तो आप घर में सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप मार्केट जाते हो, सब्जी खरीद के लाते हो, वेजिटेबल्स खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, आप घर पे आने से पहले तो आप अपने बच्चे को साथ ले जाएं। एक तो वो सोशलाइज करेंगे और फील करेंगे कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ये केवल वो लिमिट नहीं रहेगा कि आपने जो घर पे खरीद कर लाया, आप वहाँ भी बच्चे को कंसेप्ट दे सकते हो। अगर बच्चा जो चीज़ एक आपने जो बुक में दिखाई और एक बच्चा अगर हाथ में लेकर उसको फील कर रहा है, उसको महसूस कर रहा है,
उसको देख रहा है तो डेफिनेटली उसके कंसेप्ट बहुत जल्दी बच्चे सीखेंगे। इसके अलावा आपने जैसे घर पे जो भी चीज़ें खरीद के लाई उनको आप फ्रिज में आप रखते हो, तो आप ऐसा ना करें, आप रखें, आप बच्चों की उसमें मदद करें और उनको आगे करके बोलें। डेफिनेटली गलतियाँ होगी, गलती से ही सुधार होता है। तो आप जैसे अपने फ्रूट्स लाया तो अलग अलग सेग्रीगेट करा सकते हैं, एक तो उनकी आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगी और एक उनका आइडेंटिफिकेशन से उनका अटेंशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा। और जब भी छोटे घर में आप काम करें तो छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन उनको जरूर दें। आप ये ना डरे कि बच्चा मेरा किचन में है तो ये सामान टूट जाएगा, ये बिखर जाएगा, क्योंकि जो गलतियां करेगी तभी बच्चा सीख सकता है। अगर आपने उसको मौका ही नहीं दिया तो आप सोचो कि हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा और एज के साथ सीख जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस तो सब कुछ चाहिए। जितना हम एक्सपोजर दोगे आप, बच्चा उतना जल्दी आपके साथ घुल मिल जाएगा और उतनी जल्दी आपको थेरेपीज में और आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलना शुरू हो जाएंगे। वेरी मच श्योर सर कि ये टिप ना बहुत सारे पेरेंट्स बहुत यूजफुल होने वाली है। मैं खुद अपने बेटे के साथ भी करती हूँ। हम लोग सब्जी मार्केट जाते हैं तो मैं उनको कलर से दिखाती हूँ, पीले रंग की शिमला मिर्च है, ये लाल है, तो इससे उनको कलर और वेजिटेबल दोनों चीज़ों का एक कॉन्सेप्ट उनको बिल्डअप हुआ है, जो कि थेरेपी सेंटर में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती है। हाँ, तो सर हम कह सकते हैं कि थेरेपी के साथ साथ जब हम घर पर भी बच्चे का होम प्लान प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो बच्चों में ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा हमें हाँ देखने को मिलता है मैडम। सो देखा आपने पेरेंट्स कैसे छोटे छोटे टिप्स हमारे लिए कितनी यूजफुल होती है और इन टिप्स को हम लोग घर पर इस्तेमाल करके अपने बच्चों की ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अकबर। एंड हम इस सीरीज़ के साथ में अगले एपिसोड से हमें आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ में और आप अपने क्वेरीज, अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, हमारे इंस्टा पेज पे भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज भेजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को ले सकें और एक्सपर्ट्स की उस पर हमसे राय ले सकें और आपको एक बेहतर एडवाइस के साथ में एक बेहतर प्लान प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।